हेलो। आप सभी का हमारे स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर स्वागत है। यहाँ हम बेसिक से एक्सपर्ट लेवल की डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी यूं एक एक शब्द को मिलाकर अपनी गलतियां निकालने में समय खराब या बर्बाद ना करें। हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी गति में अंग्रेजी और हिंदी की डिक्टेशन सुनकर उसकी तुरंत स्वतः मूल्यांकन प्राप्त करें, साथ ही अन्य बहुत कुछ। सभी 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर लिखने के लिए तैयार रहें। इन डिक्टेशनों को हमने संपादकीय से लिया है। यह हमारी दूसरी डिक्टेशन है। सभी तैयार हैं? बड़े लोगों के खेल भी बड़े होते हैं और उनकी बातें भी। ऐसे में दबंग लील से मिलकर ही जान पाया वह हमारे क्षेत्र के एक कुविख्यात खिलाड़ी हैं। उनका असली नाम इतिहास के गर्त में दफन हो चुका है और अब वह पूरे इलाके में दबंगी लाल के नाम से ही पहचाने जाते हैं। दबंगी लाल से मिलकर मैं धन्य हो गया। वह खेलों के इतने शौकीन है कि जहां एक तरफ हमारे क्षेत्र की गिल्ली डंडा की टीम के आए जीवन संरक्षक हैं, वहीं दूसरी ओर महिला वॉलीबॉल टीम को भी अपने कब्जे में लेने की खातिर नजरें गड़ाए हुए हैं। उनको इसका पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन सफलता उनके चरणों में लौटता मिलेगी। उसी तरह जिस तरह जब उन्होंने स्थानीय स्टेडियम पर कृपा दृष्टि डाली थी तो उसका जीर्णोद्धार करके ही माने थे। इसी के चलते आज उस स्टेडियम के पड़ोस में उनके द्वारा संचालित निजी स्कूल के विद्यार्थियों को एक क्रीड़ागृह हासिल हो गया है। हमारे प्रथम मिलन में ही दबंगी लाल ने मुझे बताया कि अपने विद्यार्थी काल में जब वह हॉकी खेला करते थे तब स्टिक का उपयोग दूसरे पक्ष की टंगड़ियां तोड़ने में करते थे और जब क्रिकेट के बैट को हाथ लगाया था तो मुहल्ली खिड़कियों के इतने कांच तोड़े कि लोगों ने वहां पर दीवारें उठवा ली। उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर होने की ताकत थी, मगर लोकल राजनीति ने उन्हें उठने नहीं दिया। फिर भी स्थानीय स्तर पर ही सही वह रिकॉर्ड और कमाई के मोर्चे पर किसी भी खिलाड़ी से 19 नहीं बैठेंगे। जब वेल्थ की चर्चा आ ही गई तो दबंगी लाल की बातों का कॉमनवेल्थ गेम्स से होते हुए ओलंपिक में अपने देश के प्रदर्शन पर आ जाना स्वाभाविक था। वह कहने लगे, हाय हम ना हुए वहाँ, वरना दुनिया वालों को समझा आते कि असली खेल क्या होता है। हमसे बड़ा एथलीट कौन होगा। होल लाइफ भाग दौड़ी में ही गुजरी है। हम अपने जमाने के एक ऐसे फर्राटा धावक रहे कि कई राज्यों की पुलिस पार्टियां हमारे पीछे भागती रही पर हमसे सोना नहीं छीन सकी। मुझे पूछना पड़ा, वाकई आप इस लेवल के खिलाड़ी रहे हैं? दबंगी लाल अपने हंसी के स्विमिंग पूल में गोता मारते हुए मुझे समझाने लगे, आज के तैराक तो हमारे सामने कल के छोकरे हैं। हमने अपने टाइम में ऐसी ऐसी गोताखोरियां की हैं कि तरन ताल का सारा पानी सोख गए। हमने इद्दी पिद्दी खेलों में भी कोई कभी इंटरेस्ट नहीं रखा। हमने हमेशा वही गेम खेला जिसमें अपने लिए कम से कम 1-2 किलो सोने का इंतजाम हो सके। मैंने दबंगी लाल से सवाल किया, क्या कभी आपकी तीरंदाजी में भी रुचि रही है? उन्होंने शतरंजिया स्माइल मारी। तीरंदाजी छोड़ो, पूरे 24 कैरेट के शूटर रहे हम। आज हमारे खिलाड़ी एक स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक लाते हैं तो पूरा देश उन्हें सिर आंखों पर बिठा लेता है। इसके बाद वह फिर अपनी पर उतर आए और बोले, लेकिन यार ये बच्चे कितना सोना ला पाते होंगे। मैंने कहा, वह मात्र सोना नहीं होता, उसमें अपने देश का सम्मान भी भरा होता है। हमारे ओलंपिक के विजेता खिलाड़ी संपूर्ण राष्ट्र का गौरव होते हैं। वह मेरी ही बॉल मेरी ही कोर्ट में उछालते हुए बोले, तो क्या हम राष्ट्र गौरव नहीं हैं? ओवर एज हो गए हैं, अन्यथा हम भी अपनी जवानी में शातिर शूटर रहे हैं। चाहो तो पुलिस के पुराने रिकॉर्ड से वेरीफाई करा सकते हो। इसके बाद वह अपनी लफाजी का हैवी वेट मुक्का तानते हुए कहने लगे, किसी से 19 मत समझना हमको। हम अब भी अंधेरे में तीरंदाजी कर सकते हैं और अपना पुराना घुसेबाजी का शौक आज भी बरकरार है। कल ही दोनों 2 लोगों के जबड़े तोड़े हैं।
दबंगी लाल के हाथों की खुजली और जिम्नास्टिक का फ्री स्टाइल देखकर मैंने सोचा अब शेष उपलब्धियों की जानकारियों के लिए इनका भी डोपिंग टेस्ट कराया जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे महान लोग यूं ही महान नहीं हो जाते हैं। इसके पीछे उनकी बरसों की नेट प्रैक्टिस की भूमिका भी मायने रखती है। हमारे सौर मंडल से बाहर 4000 से अधिक ग्रह के अस्तित्व की पुष्टि हो चुकी है और 7600 संभावित ग्रह खोजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत कम बाहरी ग्रहों की प्रत्यक्ष छवि प्राप्त करने में सफलता मिल पाई है। मेजबान तारों पर इन ग्रहों के प्रभावों का अध्ययन करके ही इनकी उपस्थिति का पता चलता है। अब हवाई विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता ने एक अनोखी नई विधि से 35 प्रकाश दूर स्थित एक बाहरी ग्रह की छवि प्राप्त की है। अब तक के जितने भी बाहरी ग्रहों की तस्वीर ली गई है उनमें यह ग्रह हमारे सबसे नजदीक है। इस तरह को कोकोनट्स 2b के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह और मेजबान तारे के बीच की दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी की तुलना में 6000 गुना अधिक है। खगोल विज्ञानियों के अनुसार यह दूसरा ठंडा ग्रह है जिसकी छवि लेने में सफलता मिली है। विशाल गैसीय ग्रह ठंडे होते हैं, लेकिन इस ग्रह का तापमान 160 डिग्री सेल्सियस है। खगोल विज्ञानी बाहरी ग्रहों की उपस्थितियों का पता लगाने के लिए आमतौर पर 2 तरीके अपनाते हैं। एक पारगमन विधि है जिसमें तारे की रोशनी में होने वाले परिवर्तनों को देखा जाता है। दूसरी वोबल विधि में तारे की रोशनी की वेवलेंथ में होने वाले परिवर्तनों को देखा जाता है। एक नए कोकोनट्स 2b ग्रह की प्रत्यक्ष छवि कैसे ली गई यह जानना दिलचस्प है। इस ग्रह के गठन के समय के बीच बची हुई गर्मी से प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकाश की मदद से शोधकर्ता इस ग्रह की प्रत्यक्ष छवि हासिल करने में कामयाब रहे। इस ग्रह का ऊर्जा उत्पादन सूरज की तुलना में 10 लाख गुना कम है, लिहाजा इसका पता निम्न ऊर्जा वाली इंफ्रारेड लाइट के इस्तेमाल में ही लगाया जा सकता है। आमतौर पर तारों के इर्द गिर्द बड़े गैसीय ग्रह से निकलने वाली रोशनी का डिटेक्ट करना और उनका अध्ययन करना कठिन होता है, क्योंकि हम जो ग्रह खोज रहे हैं उनकी कक्षा छोटी होती है और वे अपने मेजबान तारे की रोशनी में डूबे हुए होते हैं। कोकोनट्स 2b की सबसे पहली वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर उपग्रह ने 2011 में खोजा था, लेकिन उस समय इसे किसी तारे के परिक्रामक ग्रह के बजाय स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला ग्रह समझा गया था। शोधकर्ताओं ने अब यह पता लगा लिया है कि यह ग्रह वास्तव में एक तारे के साथ जुड़ा हुआ है जिसका द्रव्यमान सूरज का 1/3 है और उसके करीब 10 गुना ज़्यादा युवा है। इसकी आयु सिर्फ 80 करोड़ वर्ष है। दूसरी तरफ हमारे सूरज की आयु करीब 4.6 अरब वर्ष है। कोकोनट्स 2b और मेजबान तारे के बीच लंबी दूरी के कारण इसका आसमान किसी पर्यवेक्षक को पृथ्वी से एकदम भिन्न नजर आएगा। वहाँ दिन और रात का समय एक जैसा होगा। ग्रह का मेजबान तारा काले आसमान में एक चमकीले तारे जैसा दिखाई देगा। यह नए दौर का भारत है, नई तरीके की सोच रखता है। दुनिया से कदम ताल करने के साथ अपनी परंपरा और मूल्यों को अक्षुण्ण रखना भी इसकी एक अदा है। कभी हम विश्व गुरु थे। हमारे मनीषियों ने दुनिया को ज्ञान का जो उजियारा दिया उससे दुनिया तो आगे बढ़ी, लेकिन वक्त की दौड़ में हम पिछड़ते गए। देश काल और परिस्थितियां भी इसकी जिम्मेदार रहीं। 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक हम फिर से उठ खड़े होने लगे हैं। किसी देश के समग्र निर्माण में शिक्षा का अहम योगदान होता है। पुराने जमाने की सोच वाली 1986 में बनी शिक्षा नीति को त्याग कर हमने भविष्य की जरूरतों को ध्यान रख नई शिक्षा नीति लागू की। 29 जुलाई को इसके 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति को राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़ी आहुति करार दिया है।
सही बात है, कोई भी देश जो सीखेगा वही सिखाएगा और उसी दिशा में उसका आचार विचार और व्यवहार आगे बढ़ेंगे। कोविड काल की चुनौतियों को मद्देनजर तमाम सहूलियतों की खूबियों वाली इस शिक्षा नीति का खुलापन और दबाव रहित होना सबसे बड़ा गुण है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियां कम नहीं है। सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली शिक्षा आज समय की दरकार है। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के साथ साथ देश में डिजिटल और टेक्नोलॉजी का बुनियाद ढांचा खड़ा करने का काम जोरों पर है। देश की अर्थव्यवस्था को एआई आधारित बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ये कदम क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस देश में आज भी इंटरनेट स्पीड और स्मार्टफोन की उपलब्धता के साथ शिक्षा से जुड़े तमाम संसाधन अविकसित राष्ट्र स्तर पर हो, वहाँ शिक्षा क्षेत्र में उठाए गए ये कदम वैश्विक जगत से कदम ताल में कितने उपयोगी साबित होंगे।